हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच। और इस बैच में सबसे पहले मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इस बैच का ड्यूरेशन क्या होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे दूंगा और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इस बैच में जितने ही बच्चे अभी तक एनरोल हुए हैं या हमने हमारे मोबाइल ऐप से जाकर जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज कर लिया है, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारा सफ़र अभी से लेकर अगले 1 साल तक रहेगा। वैसे कोर्सेज हमारी 6 मंथ या 7 मंथ तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके जो वीडियो को वॉच करने का जो ड्यूरेशन हमने दिया है वो 1 साल तक रहेगा। यानी 1 ईयर तक आप अपने वीडियो को अपने जो मोबाइल ऐप पे जो वीडियो अवेलेबल रहेगा उसको आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट आपके लिए रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये कह सकते हैं कि रिवीजन करने के लिए भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी विद्यार्थियों को देता हूं जो हमसे जुड़े हैं। और अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही इतना ह्यूज रिस्पांस मिला है आप लोगों का, इसके लिए वाकई में आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे एकदम वैसा ही दमदार क्लास चलेगा ये। और आने वाले टाइम में जब हमारा ये पैंडेमिक का जो समय है वो ख़त्म हो जाएगा तो ऑफलाइन भी क्लास हमारा फाउंडेशन का अगर स्टार्ट होगा, जो भी बैचें चलती थी वो सब चलेंगे ही, है ना। और ऑनलाइन का भी क्लास अब हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंग्लिश स्पेशल इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात करेंगे वो क्या क्या बात करेंगे, तो मैं सबसे पहले नोट करा देता हूँ। आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो हमेशा किताब कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना, क्योंकि ये क्लास ही है तो इसीलिए। अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको कि अभी जो क्लासेस चलेगी वो आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा आपको, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में मैं प्रयास कर रहा हूं जल्दी ही, जब तक लॉकडाउन अगर ख़त्म हो जाए जितना जल्दी हो सके। मतलब अभी जो प्रोसेस आप जान रहे हैं लॉकडाउन का थोड़ा सा बिहार में समस्या ठीक नहीं है, इस कारण से तो मैं फिर लाइव के लिए भी आपको पूरा सेटअप जल्दी ही व्यवस्था कर दूँगा, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हम लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको हमेशा फीलिंग क्लास जैसा ही मिलेगा, क्योंकि आपके हमारे बीच में ये इंटरेक्शन जो है वो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, उसका स्कोप कहाँ तक होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। देखिए इंग्लिश की जहाँ तक बात किया जाए तो इंग्लिश का जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ है, तो इंग्लिश का स्कोप ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है बल्कि इंग्लिश का स्कोप जो है वो डेली लाइफ में भी है, ठीक है। तो इंग्लिश को हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें कोई एग्ज़ाम पास करना है तो इंग्लिश पढ़ के काम ख़त्म कर लेना चाहिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें अपने डेली लाइफ की अंदर की चीज़ों को झांकना चाहिए। आप मान के चलिए कि अगर आप अपने डेली लाइफ में कोई भी एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ भी लिखी हुई सारी की सारी बातें आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। जैसे आपने टूथपेस्ट खरीदा, टूथपेस्ट पर जो उसके क्रीम समझते हैं ना, जो टूथपेस्ट के सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उस पर लिखा हुआ हिस्सा वो भी इंग्लिश में रहेगा। या इवन आप शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू में लिखा रहेगा सैसे। अब देखिए मैंने बोल तो दिया सैसे, लेकिन होता लिखाता है वो इंग्लिश में SACHET। अब कई लोग उसे सचेत पढ़ देंगे, बताइए। तो जो लोग वहाँ पे सचेत पढ़ देंगे SACHET, एक्चुअली उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है सैसे। यानी वहाँ पे जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ें भी, जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में, वो सब की सब इंग्लिश में ही रहता है। यानी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल इंग्लिश में ही होता है। तो एक बात तो ये है कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में भी है, और साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि इंग्लिश को आजकल जिस ढंग से ग्लोबल मान्यता मिल चुका है, ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड भी, यानी कि देश से बाहर भी, तो इसीलिए इंग्लिश को बोलना, सीखना और जानना ज़रूरी है। जैसे आप अपने मोबाइल पर हमारा ऐप इंस्टॉल किए, आपको ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में मिला होगा। अगर मैं अपने ऐप डेवलपर से बात करके ये कह भी दूं कि उसे हिंदी में करिए, तो कहेंगे नहीं सर हिंदी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी में कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी सुलभ होता है उन लोगों के लिए भी। या इवन मैं ये कह सकता हूँ कि आप कुछ भी करते हों, कहीं ना कहीं उसका इंग्लिश का तो यूज आ जाता है। एक और मैं बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा इंग्लिश का भी। वर्तमान समय में जो वैसे लोग जो गाँव के लोग थे, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जिनको इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक किताब कॉपी से वास्ता नहीं है, आज के इस दौर में वो भी कहीं ना कहीं कुछ इंग्लिश तो बोल ही रहे हैं। वो बोलिए वो कैसे सर? कोरोना वायरस के आने से लोग कोविड-19 बोलना सीख गए। कोविड-19 में समझते होंगे कि कोरोना वायरस नोवल डिजीज जो है ये 2019 में आया था, इसलिए इसका नाम दिया कोविड-19। ये भी इंग्लिश का ही एक टर्म है।
क्वारंटाइन लोग बोलते हैं, क्वारंटाइन समझते होंगे आप लोग, ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है। कोरोना वायरस जो बोलते हैं, कोरोना वायरस का हिंदी क्या होता है, अब हिंदी क्या है, दैट्स इट, है ना, उसको हटा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी टर्म क्या है, इंग्लिश है, लोग इसको इंग्लिश ही बोलते हैं। जितना भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे मैंने कई लोगों से सुना है, मुझे ये सुन के अच्छा भी लगता है कि जैसे हमारे जो गांव में मतलब जो लोग होते हैं, अगर उनसे बात होती है कभी कभी, तो वो लोग भी क्या बोलते हैं कि थोड़ा अच्छे से रहना, हाथ को सैनिटाइज करते रहना। डू यू नो सैनिटाइज? सैनिटाइज का ही मतलब होता है साफ़ सुथरा करना, लेकिन वो हिंदी नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वास्तव में साफ़ सुथरा करना, लेकिन कैसे करना, हाथ को सैनिटाइजर से साफ़ करना। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? देखिए, तो सैनिटाइजर बोलना, क्वारंटाइन बोलना, कोविड-19, कोरोना वायरस, ये ऐसे कई सारे ऐसे टर्म हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं पढ़े लिखे लोग भी या कम पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे इंग्लिश एक्सप्रेशन या इंग्लिश टर्म का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश से कोई भी इंसान अछूता नहीं है, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए या मान लीजिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपने अभी देखा कि इंग्लिश का जो स्कोप है वो कहाँ से लेके और कहाँ तक है। मतलब एक हाई लेवल से आप कहीं भी अगर बात करें, चाहे वो आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएं, बड़े से बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनीज़ हो गया, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, हर जगह जो फाइलें होती है वो फाइलें कहीं ना कहीं क्या होता है, इंग्लिश में ही होता है। वहाँ भी चीज़ें इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती है। तो इंग्लिश भाषा है और इस भाषा का इस्तेमाल ब्रॉड रूप में हो रहा है, छोटे से छोटे स्तर से लेके बड़े से बड़े स्तर तक। तो ये था एक इंग्लिश का रेंज, इंग्लिश का स्कोप था। अब इस इंग्लिश में जो काफ़ी जीरो लेवल से लेकर के इतने हाई लेवल तक, काफ़ी छोटे लेवल से लेके इतने जो टॉप लेवल तक, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें अपने लिए बांट कर रखना है या छाट कर रखना है, ऐसा क्या पढ़ना है हमें। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हम सबों के लिए, हमारे लिए भी, इवन आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि सर इंग्लिश में हम क्या पढ़ लें और क्या छोड़ दें। यानी इंग्लिश में हम क्या पढ़ लें और क्या छोड़ दें, ऐसा कर लेने से शायद हमारा इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। और सबसे मुश्किल काम यही जज करना होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि हमारे पास लंबा लिस्ट है। आप किसी से मिलिए जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने दो चार पाँच बार एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो वो आपको एक सलाह ज़रूर देंगे कि बेटा किताब पढ़ो, बाबू किताब पढ़ो, ऐसा सलाह तो ज़रूर देंगे ही। अब जरा सोचिए कि वो नॉवेल पढ़ने की बात करते हैं इंग्लिश में, वो न्यूज़पेपर की बात करते हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना है ये ना तो उनको पता है, और अगर पता भी है तो शायद बेहतर ढंग से नहीं पता है, और वो आपको सलाह दे रहे हैं कि बाबू इंग्लिश में नॉवेल पढ़ा करो, इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तुम्हारा इंग्लिश ठीक हो जाएगा। अगर उन्होंने मतलब उनके पास, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलाह वो गलत दे रहे हैं, सलाह बहुत अच्छा दे रहे हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ने से बेनिफिट होगा ही, बट हाउ, कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम आपको सलाह दे दें कि ऐसा काम करना चाहिए, मैं उसका तरीका ही ना बताऊं आपको, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो उस एडवाइस के साथ ज़रूरी क्या है, आपको ज़रूरी है कि उसका प्रोसेस मालूम होना चाहिए, क्या पढ़ें उसमें से और क्या छोड़ दें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो सबसे महत्वपूर्ण दायरा होता है, रेंज होता है, स्कोप होता है हमारा, वो होता है एलिमिनेट करना, वो होता है छोड़ देना। पढ़ना ज़रूरी है बट सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, पढ़ना ज़रूरी है लेकिन सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो क्या लगता है आपको कि एक साल में अपना सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे आप? क्या नहीं ख़त्म कर पाएंगे। और लगता भी है ऐसा कि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। हमारे पास इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जिनका उद्देश्य किसी जॉब को लेकर नहीं होता है, वो अपने डेली लाइफ में होने वाली जो इस्तेमाल होती है इंग्लिश की, कहीं वो ऑफिस में एप्लीकेशन दे रहे हैं इंग्लिश में, अपने बच्चों का, हमारे साथ कई सीनियर्स लोग भी जुड़े हैं जो पेरेंट्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों का भी एडमिशन कराना होता है, तो वहाँ पे डिमांड करता है कि पेरेंट्स को भी कुछ इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी मतलब सिग्नेचर तो लोग करते हैं इंग्लिश में ही, लेकिन वो भी एक एप्लीकेशन दे सके, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके थोड़ी मोड़ी चीज़ों को, यानी इंग्लिश को समझ सकें। वैसे भी लोग हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि
हर तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट्स जब हमारे साथ इस स्पेशल फाउंडेशन कोर्स में जुड़ते हैं तो यहाँ पे सब के लिए मैं तो पढ़ाऊँगा सबको इक्वली चीज़, मतलब जो जितना दायरा में लेके पढ़ाना है वो मैं हर कुछ पढ़ाऊँगा। आपको बोलने, लिखने और पढ़ने, समझने से लेकर के एग्ज़ाम को पास करने तक जितनी भी छोटी छोटी नेसेसरी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, वो मैं A to Z पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ जो हमारे कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं वो अपना अलग चीज़ ग्रास्प करेंगे। जिन्हें केवल अपने डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें चाहिए वो केवल उतना ही लेंगे। और मैं उन्हें खुद सलाह भी देता हूँ कि अगर पढ़ाया सब कुछ जा रहा है तो इसमें से आप इतना छांट लीजिए अपने लिए, और यही काम आपको करना भी है। क्योंकि क्या एलिमिनेट करना है हमको, क्या अवॉइड करना है, टू अवॉइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। यानी किसी भी चीज़ को टालना, अवॉइड करना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन क्या है, हम लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है, छोड़ना जानते नहीं हैं और पकड़ना आता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना, छोड़ना जानते नहीं हैं, पकड़ना आता नहीं है। अब ये छोड़ने पकड़ने क्या मतलब हुआ, क्या पढ़ना है और क्या पकड़ के पढ़ना है, मतलब कितना कुछ हमको रेंज में लेके पढ़ना है, ये आता नहीं है। और छोड़ने की अगर बात कहा जाए तो इमोशनल अटैचमेंट इतना जुड़ जाता है कि छोड़ पाते नहीं हैं। तो सिलेबस जो डिफ़ाइन किया गया है आपके जो भी एग्ज़ाम्स आप में अपीयर होंगे, चाहे CDS हो, SSC हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप बात कर लें, कोई टीचर के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, है ना, UPSC से लेकर के जितने भी लोअर लेवल तक एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश का बेहतर स्कोप है, तो वहाँ पे जो डिफ़ाइन सिलेबस है इंग्लिश का, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करिए। उस सिलेबस से ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सर कोई नॉवेल सजेस्ट करता है तो आप उसको कैसे कह रहे हैं कि नॉवेल सजेस्ट करना, ये नॉवेल पढ़ना अच्छी बात है। तो मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉवेल पढ़ने से या न्यूज़पेपर पढ़ने से वो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। और चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज है, इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है आपसे। यानी आपके अंदर की कुछ बातें समझ होनी चाहिए, आपके अंदर की जो बातें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना अपना। और आपके अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़िए। तो आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, इंग्लिश को किस तरीके से कितना कुछ लेके पढ़ना है, हम लोग पूरी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी काम है कि इंग्लिश को कभी भी विषय के रूप में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश को भाषा के तौर पर पढ़ना है, इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में पढ़ना है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। इज़ इट क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए, मैं भी कुछ लिख नहीं रहा हूँ भाई, लिखने का काम तो पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, मतलब जितना दिन कोर्स हमारा चलेगा, मैं केवल अपनी बातों को बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि इस बात को आराम से आप सुन सकिए, ध्यान सुनिए। क्योंकि जब हम फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं तो वहाँ पे सुनना ज़रूरी होता है, बाकी लिखाने पढ़ाने की बात तो चलती रहेगी। इसलिए केवल बातों को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करिए। देखिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा कैटेगराइज्ड एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम की जो डिमांड है इंग्लिश सिलेबस को लेकर के, उसमें कई तरह के सिलेबस हैं। एक तो आपका ग्रामर पोर्शन आता है, दूसरा आता है लैंग्वेज पोर्शन, लैंग्वेज सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा आता है वोकैब सेक्शन, है ना, वोकैब का मतलब वर्ड सेक्शन कह सकते हैं आप लोग। ग्रामर सेक्शन जो होता है जिसके अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये हर तरह के एग्जाम में सवाल ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन पैटर्न यही है हर जगह का। चाहे बैंकिंग की बात करें, SSC की बात करें, CDS, NDA, एयरफोर्स, है ना, जितने भी एग्ज़ाम की आप बात करें, हर जगह यही बात है। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंसन को ही लोग पैसेज बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको हम लोग PQRS बोलते हैं, और तीसरा होता है सेंटेंस फिलर जिसको हम लोग सेंटेंस को फिल करने में होता है। बचपन में इसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते थे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये होता है उसका पोर्शन। वोकैब पोर्शन में आपसे जो डिमांड रहेगा वो रहेगा सिनोनिम, एंटोनिम्स, है ना। सिनोनिम का मतलब क्या हुआ, जो पर्यायवाची शब्द हम लोग बोलते हैं। एंटोनिम्स का मतलब हो गया अपोजिट यानी उल्टा शब्द, है ना। ईडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। उसके बाद आपसे डिमांड करेगा फिर कुछ करेक्टली और मिस स्पेल्ड के बारे में।
अब ये करेक्टली और मिस स्पेल्ड का मतलब ये हुआ कि कुछ शब्द आपको एग्ज़ाम में सही लिख देगा, उसमें से गलत चुनना है, कुछ गलत कर देगा, 2 से 4 ऑप्शन में से 3 गलत कर देगा, एक ही सही रहेगा, तो वहाँ सही चुनना है। तो ऐसा कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है, यानी इन तरह की चीज़ों को कि आप कितना इसमें से जान रहे हैं या कितना नहीं जान रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये सारी चीज़ों को हमें जानने के लिए, पढ़ने के लिए इंग्लिश का पूरा सिलेबस देखना होगा हमें, है ना। और अब यहाँ पे बात आती है कि सर वोकैब में जो हम कमांड करेंगे सिनोनिम एंटोनिम, तो कितना सिनोनिम पढ़ लें हम लोग तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बाबू मैं पहले फिर से कह देता हूँ कि इंग्लिश विषय नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ये एक टैग लाइन है इसका, ठीक है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आप सीखते सीखते ही सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम में बैठेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं भी इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, इतना काफ़ी कुछ चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, इसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता खुद में भी कि मैं इंग्लिश का पूरी तरह से मास्टर हो चुका हूँ। ऐसा कहना मेरे लिए एकदम अनुचित बात होगा। तो मैं खुद, मेरे लिए, मैं ये टैग लाइन मेरे लिए भी है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। मैं खुद सीखता हूँ और अपने अंदर की चीज़ों को और एनहांस करता हूँ, ग्रो करता हूँ, और बेहतर से बेहतर ढंग से आप लोगों को मैं समझाने और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि इतना कुछ पढ़ लेने के बाद हम सीख जाएंगे, इंग्लिश में परिपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा वहाँ हो सकता है जहाँ पे वो आप एक विषय के तौर पे पढ़ें, क्योंकि उस विषय का स्कोप रहता है कि चलो इतना पढ़ लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा या इतना कर लेंगे, लेकिन जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये क्या है? लैंग्वेज है, राइट। चलिए, तो वोकैब के बारे में हम लोग बात करेंगे। वोकैब में भी आप वर्ड का पूरा पढ़ेंगे, सेक्शन 1 बाय 1 पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी जो चीज़ें होती है वोकैब के साथ साथ जो ग्रामर का पोर्शन आता है, जहाँ से कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, संपूर्ण ग्रामर यानी टोटल ग्रामर जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं उसके अंदर जो डेप्थनेस है, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही बेहतर ढंग से हम लोग एरर और मतलब एरर डिटेक्शन, यानी जहाँ पे हम लोग कॉमन एरर बोलते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बेहतर ढंग से फाइंड कर पाते हैं। तो इसलिए वो ज़रूरी चीज़ें हैं कि कैसे उसको क्या करना है, राइट। दूसरी बात है, ये तो हो गया आपका कि ग्रामर सेक्शन से कैसे कैसे आता है। लैंग्वेज सेक्शन, जिसको हम लोग एडवांस सेक्शन ही बोलते हैं। अब लैंग्वेज सेक्शन में पूछा जाने वाला जो क्लोज टेस्ट है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतनी आसान है या इतनी आसानी से वो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको मैं एडवांस सेक्शन भी कह सकता हूँ, या इसका लेवल थोड़ा सा बेसिक से एडवांस होता है। तो हमने कहा ही होगा, या मैंने अपने इस टैग में लिखा भी है, बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब 0 से लेके काफ़ी टॉप लेवल तक की बातें यहाँ की जाएगी। तो क्लोज टेस्ट वगैरह जो सेक्शन होता है, या सेंटेंस अरेंजमेंट है ना, जिसको हम लोग पैरा जंबल भी कहते हैं, बहुत फेमस नाम है एसएससी वगैरह में, सीडीएस वगैरह में PQRS, लेकिन आजकल वहाँ पे ABCD के सीक्वेंस से पूछता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ है। मतलब इन सब को सॉल्व करने के लिए या बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है आपके पास, वो है वोकैब का और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन ग्रामर, यानी ग्रामर में आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सब सेक्शन को हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे, लेकिन इन सब को बढ़िया करने के लिए जितनी भी बातें ग्रामर की पढ़ाई जाएगी, जो कुछ भी बेसिक बातें बताई जाएगी, उन बेसिक पे फोकस करना, दैट्स इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम होता है आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक्स्ट्रा क्या है? वो एक्स्ट्रा है आपके पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट को लेकर के, हाउ टू इन्हांस आवर पर्सनालिटी। अपने व्यक्तिगत चीज़ों को कैसे इन्हांस करेंगे। इतना कुछ पढ़ के एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपने पर्सनालिटी में इन्हांसमेंट तभी लाइएगा जब वो इंग्लिश आपके अंदर समाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके अंदर प्रवेश करना स्टार्ट हो जाएगा। और इंग्लिश प्रवेश करने का मतलब होता है कि आप इंग्लिश में चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को या अपने अंदर के फीलिंग्स को आप इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देन हाउ, कैसे करेंगे वो चीज़, और उस चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश। यानी स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है कि जो अपने अंदर की फीलिंग्स है, वैसी फीलिंग्स जो दूसरों के पास अपनी अलग अलग लैंग्वेजेज में आप शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस फीलिंग्स को आप इंग्लिश में जनरेट करिए नहीं,
अपने आप हो जाएगा जब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा तब, है ना। तो इसीलिए इस फीलिंग्स को जो है जनरेट करना है अपने अंदर, उसको उभारने की कोशिश करना है, लाना है उसको, राइट। तो यही काम है। तो स्पोकन इंग्लिश जो होता है ये हमारे पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, और ये ज़रूरी भी है स्पोकन इंग्लिश वगैरह, है ना। जब आप मान के चलिए जॉब में चले गए, आप जॉब में जाने के बाद भी क्या है, आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की जो नीड है, ज़रूरत है, वो तो रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी होता है, राइट। अब स्पोकन इंग्लिश में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो वो सब हम लोग आगे बात करेंगे सिलेबस को डिज़ाइन करते समय, ठीक है। लेकिन इससे हटकर भी कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से ही आना चाहिए था, बट दुर्भाग्य है नहीं आ पाया किसी कारण, बस नहीं आ पाता है, कई लोगों को नहीं आता है ना। ऐसे कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे, मैं उस फैक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें हमें बचपन से आनी चाहिए थी। क्या है भाई वो चीज़? वो चीज़ है ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश, यानी ऐसे इंग्लिश में लिखने के लिए आना चाहिए हमें। एक बेहतर एप्लीकेशन, एक बहुत ही क्लियर तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन हमें इंग्लिश में लिखने आनी चाहिए। लेकिन कहाँ से आएगा? जब हमारा थॉट इंग्लिश में आता ही नहीं है तो फिर हमें बेहतर एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन इंग्लिश में कैसे लिखने आएगा? जब अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, देन कैसे लिख पाएंगे हम बेहतर एप्लीकेशन? प्रीसिस राइटिंग, देखिए ये सारी सिलेबस की पार्ट किसी एग्ज़ाम्स की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें